स्टूडेंट्स, ई विद्या वीकली करंट अफेयर सेशन में मैं विवेक सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जिनके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना 100% रहेगी। और हाँ, यदि आप घर बैठे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही ई विद्या ऐप को डाउनलोड कर लें। इसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा कुशल मार्गदर्शन किया जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 6 अक्टूबर 2020 को निम्न में से किसे भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रजनीश कुमार, ऑप्शन बी दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन सी अरुंधति राय और ऑप्शन डी प्रदीप कुमार। तो यहां पर जो सही उत्तर या सही विकल्प है वो है दिनेश कुमार खारा। केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 2020 को दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 7 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो गया है और वह 3 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। अब एक बात क्या आती है कि उन्होंने किसका स्थान लिया है या अभी तक कौन एसबीआई का चेयरमैन था? तो अभी तक एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार थे जो कि 6 अक्टूबर 2020 को रिटायर हो गए। अब एसबीआई से रिलेटेड या इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट रहते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। एक तो यह बात आती है कि भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। कब हुआ था एसबीआई का राष्ट्रीयकरण? 1 जुलाई 1955 को हुआ था। अब इसके पीछे की पृष्ठभूमि में हम जाते हैं। इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम परिवर्तित कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो किस बैंक का नाम परिवर्तित कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम परिवर्तित कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया है। अब आते हैं और एक बात और बता दें कि एसबीआई जो है वो देश का सबसे बड़ा बैंक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से किन 2 देशों के मध्य युद्ध तेज हो गया है? ऑप्शन ए सीरिया लेबनान, ऑप्शन बी सीरिया तुर्की, ऑप्शन सी सोमालिया सीरिया और ऑप्शन डी आर्मीनिया अजरबैजान। तो यहां पर जो उत्तर सही है या विकल्प सही है वो है आर्मीनिया अजरबैजान। हाल ही में आर्मीनिया और अजरबैजान के मध्य युद्ध तेज हो गया है। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न से संबंधित कोई भी तथ्य जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, अतः इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे आर्मीनिया की राजधानी क्या है? तो आर्मीनिया की राजधानी जो है वो एरेवान है और जनसंख्या की दृष्टि से भी आर्मीनिया का एरेवान सबसे बड़ा शहर है। और आर्मीनिया की कैपिटल क्या है? वो आर्मीनिया की करेंसी क्या है? तो आर्मीनिया की करेंसी जो है वो द्राम है। आर्मीनिया की कैपिटल एरेवान और आर्मीनिया की करेंसी द्राम है और यहां की जो लैंग्वेज है वो आर्मेनियाई है और यहां पर जो है वो ईसाई समुदाय की बहुलता है। अब आते हैं अजरबैजान पे। अजरबैजान जो है उसकी राजधानी बाकू है। राजधानी जो है वो बाकू है और करेंसी जो है वो मनात है और यहां पर जो है मुस्लिम समुदाय की संख्या काफी अधिक है। और एक बात आपको यह बता दें कि ये जो है यहां पर जो लैंग्वेज यूज होती है वो अंजेरी और रूसी होती है। और यहां पर एक बात और बता दें, मनात के साथ साथ रूबल का भी उपयोग, रूबल जो मुद्रा है वो भी प्रचलन में है। अब एक बात क्या आती है कि अजरबैजान, इससे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हमें क्या मालूम होना चाहिए कि अजरबैजान जो है वो मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित देश है। अब आपको देखो इतने सारे फैक्ट बताए। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न इससे ही रिलेटेड पूछा गया है। उसमें किस तरह घुमा के पूछा गया है? उसमें इस तरह पूछा गया है कि अजरबैजान की राजधानी बाकू जो है वो किस सागर के तट पर स्थित है?
तो हमारा उत्तर क्या हुआ कि अजरबैजान की राजधानी बाकू जो है वो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित देश है। अब इन दो देशों के संबंध में कुछ और तथ्य आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान जो थे वो 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, अर्थात ये सोवियत संघ में शामिल थे और वर्ष 1991 में इन दोनों देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। आर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो सोवियत संघ से अलग हो गए। आपको यहां एक बात और बता दूं कि इस युद्ध में कौन से देश किसका साथ दे रहे हैं या किसका पक्ष ले जा रहे हैं। अजरबैजान चूंकि मुस्लिम राष्ट्र है, मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, तो तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान का खुलकर साथ दे रहे हैं। वही आर्मीनिया जो है, आर्मीनिया का साथ रूस और अमेरिका दे रहे हैं और उम्मीद है कि भारत भी जो है वो आर्मीनिया का ही पक्ष लेगा या आर्मीनिया के साथ ही खड़ा रहेगा। यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट क्या आती है कि आर्मेनिया अजरबैजान में युद्ध क्यों हो रहा है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध का कारण नगाखो और कराबाख क्षेत्र है, जिस वर्तमान में आर्मेनिया का इस पर कब्जा है। तो इस टुकड़े के कारण जो मैंने बताया, नगार्नो और कराबाख के टुकड़े के कारण अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध चल रहा है और दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी हैं, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु भी हुई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी किस टनल सुरंग का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए अटल टनल, ऑप्शन बी दीनदयाल टनल, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद टनल और ऑप्शन डी अशोक टनल। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है ए अटल टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी टनल अटल टनल का उद्घाटन किया है। यह टनल जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस टनल का नाम रखा गया है। और आपको एक तथ्य बता दें कि वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल का शिलान्यास किया था। देखिए, इस टनल ने चूंकि एक रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए ये प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्या रिकॉर्ड बनाया है कि विश्व की सबसे लंबी टनल का। अब निश्चित तौर पे हमारे दिमाग में क्या बात आएगी कि विश्व की सबसे लंबी टनल है तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, यह भी तो हमें मालूम होना चाहिए। हमने कह तो दिया कि विश्व की सबसे लंबी है, अब इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है और ये रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण सुरंग है और सभी मौसम में ये इस्तेमाल की जा सकती है। और इसमें एक बात क्या है कि इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 10,000 फीट है। इस टनल की जो समुद्र तट से ऊंचाई है वो 10,000, समुद्र तट से ऊंचाई जो है वो 10,000 फीट है, जिसे हम 3,000 मीटर कहेंगे, वो इसकी ऊंचाई है। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट क्या बना दें कि इस टनल के, इस सुरंग के निर्माण होने से लेह और मनाली के बीच की दूरी जो है, मनाली और लेह के बीच की दूरी जो है वो 46 किलोमीटर कम हो गई है। मनाली और लेह की दूरी जो है वो 46 किलोमीटर कम हो गई है। अर्थात जब इतनी दूरी कम हो गई है तो इस यात्रा को करने में 4 से 5 घंटे का समय भी बचेगा। और इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है कि ये जो टनल है यह जो है लाहौल स्पीति और मनाली और लाहौल स्पीति वैली से जुड़ी रहेगी। तो इस प्रश्न से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या है कि इसकी कुल लागत जो है वो कितनी रही। तो इसकी कुल लागत जो है वो 3200 करोड़ रुपए रही है। इसकी कुल लागत जो है अटल टनल की ये रुपए 3200 करोड़ रही है। 3200 करोड़ रुपए इस टनल की लागत रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन ओडिशा, दूसरा ऑप्शन गुजरात,
तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन केरल। तो यहां पर जो सही विकल्प है वो है बी, गुजरात। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यहां आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एक है स्वच्छ भारत पुरस्कार और एक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 से अधिक 100 बड़े शहरों में से छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया था, लेकिन वो स्वच्छ सर्वेक्षण था और ये स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 है। तो स्वच्छ भारत 2020 पूछे तो कहा जाएगा हमारा गुजरात, और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पूछे तो उसमें आएगा हमारा छत्तीसगढ़। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं और गुजरात के गवर्नर, गुजरात के राज्यपाल जो है वो आचार्य देवव्रत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने लघु व सीमांत किसानों हेतु जलकल योजना प्रारंभ की है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाणा। तो यहां पर जो विकल्प सही है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में लघु व सीमांत किसानों हेतु जलकल योजना प्रारंभ की है। यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर कौन है। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो जगन मोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो हैं विश्व हरिभूषण चंद्रन है। और एक बात आपको बता दूं, हाल ही में आंध्र प्रदेश की एक विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। उस प्रस्ताव में आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त करने की संबंधी प्रस्ताव पारित किया है और इसे अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। आपको यहां पे एक रिलेटेड फैक्ट इंपॉर्टेंट क्या मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। 6 राज्य इस तरह से विधान परिषद वाले राज्य हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 3 वैज्ञानिकों को किस वायरस की खोज के लिए चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। ऑप्शन ए कोरोना, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी इबोला और ऑप्शन डी हेपेटाइटिस सी। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है हेपेटाइटिस सी। हाल ही में मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है और ये जो है वो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो ये 3 वैज्ञानिक जो हैं उसमें 2 तो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। एक वैज्ञानिक का नाम है हार्वे जे ऑल्टर। एक वैज्ञानिक का नाम है हार्वे जे ऑल्टर, ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। और दूसरे वैज्ञानिक जो हैं वो हैं चार्ल्स एम राइस। चार्ल्स एम राइस, ये दोनों जो हैं वो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। और तीसरे जो हैं वो ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं जिनका नाम माइकल हफ्टन है। जिनका नाम माइकल हफ्टन है। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को जो है वर्ष 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी रहेगी। इसकी पुरस्कार राशि जो है वो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर पुरस्कार के तौर पर दी जाएगी। स्वीडिश क्रोनर, जिसकी वैल्यू जो है वो रुपए में लगभग 8.71 करोड़ है। नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो मेडिसिन जिसे चिकित्सा कहते हैं, फिजिक्स माने भौतिकी, रसायन केमिस्ट्री, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। इन 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार की प्रतिवर्ष घोषणा की जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बेल्जियम का नया प्रधानमंत्री कौन बना है। पहला ऑप्शन चार्ल्स मिशेल, दूसरा ऑप्शन बर्नर फेमिन, तीसरा ऑप्शन जोनास एडर और चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर डी क्रू। तो बेल्जियम के जो प्रधानमंत्री हैं
वो अलेक्जेंडर डी क्रू बने हैं। तो यहां पर जो विकल्प है वो डी सही है। और इससे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या हुए कि बेल्जियम की कैपिटल क्या है? तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। और बेल्जियम की जो करेंसी है, ये तो हो गई राजधानी कैपिटल, और जो करेंसी है बेल्जियम की वो यूरो है। और एक बात आपको बता दें कि बेल्जियम जो है वो पश्चिमी यूरोप में उत्तरी सागर के तट पर स्थित एक देश है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस देश ने पशुवध पर रोक लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी जापान। तो यहां पर जो सही विकल्प है वो है श्रीलंका। श्रीलंका ने पशुवध पर रोक लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, क्योंकि यहां बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हमें श्रीलंका के प्रधानमंत्री मालूम होने चाहिए। तो वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो हैं वो महिंदा राजपक्षे हैं। प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो हैं वो महिंद्रा राजपक्षे हैं। अब एक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से दूसरी तरह से क्या पूछा जा सकता है कि श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपको बता दें 9 अगस्त 2020 को महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके जो छोटे भाई हैं, महिंदा राजपक्षा के जो छोटे भाई हैं वो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। तो श्रीलंका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई हैं और उनका नाम जो है गोटाबाया राजपक्षे है। उनका नाम जो है वो गोटाबाया राजपक्षे है। और यहां पर इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो आपको यही बता दिया, ये पूछा जा सकता है कि 9 अगस्त 2020 को महिंदा राजपक्षे कौन सी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो चौथी बार बने। ऑप्शन दे सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो चौथा होगा। और इससे रिलेटेड फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि श्रीलंका की कैपिटल क्या है? तो श्रीलंका की कैपिटल जो है वो कोलंबो है। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है। और श्रीलंका की जो है वो करेंसी क्या है? तो कोलंबाई रुपया है। कोलंबाई रुपया जो है वो वहां की करेंसी। कोलंबाई रुपया जो है वो वहां की करेंसी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य का शीर्ष स्थान है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में मिजोरम जो है वो ओवरऑल शीर्ष स्थान पर रहा। पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में ओवरऑल जो है वो मिजोरम पहले स्थान पर रहा। और बड़े राज्यों में जो है वो पंजाब का पहला स्थान रहा। बड़े राज्यों में पंजाब का पहला स्थान रहा और छोटे राज्यों में जो है वो मिजोरम का पहला स्थान रहा। बड़े राज्यों में पहले स्थान पर पंजाब, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 28 सितंबर 2020 को निम्न में से किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रामसेवक शर्मा, ऑप्शन बी पीडी वाघेला, ऑप्शन सी विनय मोदी और ऑप्शन डी रवि अग्रवाल। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है पीडी वाघेला। 28 सितंबर 2020 को पीडी वाघेला को ट्राई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब यह है कि उन्होंने किसका स्थान लिया है या उनसे पहले ट्राई के चेयरमैन कौन थे? तो उनसे पहले ट्राई के चेयरमैन जो थे वो रामसेवक शर्मा थे। तो उन्होंने पीडी वाघेला ने जो है वो रामसेवक शर्मा का स्थान लिया है। ट्राई जो है वो एक दूरसंचार नियामक है। और यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पीडी वाघेला का कार्यकाल कितना रहेगा? तो पीडी वाघेला का कार्यकाल 3 वर्ष या उनकी आयु 65 वर्ष होने तक जो भी पहले होगा तक रहेगा। एक बात और आपको बता दें कि पीडी वाघेला जो हैं वर्ष 1986 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।
आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं ई विद्या करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।